राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? ये पार्ट 4 है जो हम पढ़ रहे थे, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसके कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? ये है 179,250.67 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? आंसर है लगभग 2/3। ये आपको याद रखना है, लगभग 2/3 है। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल कितना % भाग रेगिस्तान में है? तो लगभग 2/3, 2/3। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? अब इसमें दे नहीं रखा। ये भूजल वायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? 7,000 वर्ष पूर्व। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग की। इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 12 जिलों में। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की अनुमानित संख्या 20 यानी गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू, जालौर, सांचौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण हो गई है। अगर इनमें भी कोई चेंज होगा तो डेफिनेटली मैं आपको करेक्ट इसमें कराऊंगी और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो आपको लास्ट में एक पर्टिकुलर वीडियो बना के बता दिए जाएंगे। तो आपको भी जिनमें कन्फ्यूजन है आप वो वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेरी जो स्पीड है वो फास्ट मैंने इसलिए रखी हुई है जिससे मैक्सिमम हम PYQs को कर पाएँ और एक जो टॉपिक है उसको मिनिमम टाइम में कंप्लीट कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। बिल्कुल सही है। अब ये सही है। अब देखिए जो रॉन्ग है वो भी हम पढ़ के देख लेते हैं। थार मरुस्थल का या महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% है। बिल्कुल गलत है, ये तो हमने पढ़ा था 61% है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी बिल्कुल गलत है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्मकाल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, गतिशील मोबाइल रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, धोरे, धरियन के अधिक फैलाव के कारण थली रेती रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डांड या ढांड कहते हैं। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? नंबर 2 है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? आंसर है टैथिस सागर का। थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग, ध्यान रखना है, थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय टैथिस महासागर का भाग था। टैथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांभर, डीडवाना, पंचपदरा, बालोतरा आदि खारे पानी की झीलें, प्लाया झीलें स्थित हैं। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्मीय प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो अभी पढ़ा है हमने, थार का मरुस्थल। गौडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान के उपखंड लूनी प्रदेश को या लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सिली सी बात है, ये तो कैसे पॉसिबल है? तो आंसर है इसके राइट जो है, यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही, और बालू का स्तूप पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि सघन जो सदाबहार वन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। ये देखिए 3rd ग्रेड 2006 में आया है, कितना अलग सा क्वेश्चन है ये।
तो आंसर है इसका उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन भी माना जा सकता है। थार का रेगिस्तान अंचल पिछले 1 दशक में सर्वाधिक जो उल्कापिंड हैं थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। बाब बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? आंसर है जोधपुर। पर्मियन कार्बोनिफेरस बाब बोल्डर बेड फलौदी जिले पूर्व जोधपुर के बाप गांव के आसपास गोलास्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है कार्बोनिफेरस। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? आंसर है 41.5। तो आपको अच्छे से याद रखना है ये। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो ये हमारा है 60%। पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का लगभग 59 और 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो थली नहीं है, बरखान है, पैराबोलिक है, सीफ है। ये मेरी नज़र में वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखें और अच्छे से बार बार रिपीट करें। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश सैंडी ड्यून्स एरिया बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है, यानी रिजल्ट है। इन्हें टीले, टीबे, धोरे साहित्यिक भाषा में कहा जाता है, धरियन जैसलमेर की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ध्यान रखना है, टीले, टिब्बे, धोरे ये तो साहित्यिक भाषा में बोलते हैं और धरियन इसको जैसलमेर में पर्टिकुलरली स्थानीय भाषा में बोलते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप के कितने प्रकार हैं? पवन की गति के अनुसार हैं और आकृति के अनुसार हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो बालू का स्तूप के टाइप्स 2 टाइप्स के दिए हुए हैं, पवन की गति के अनुसार वाले और आकृति के अनुसार। तो हमें पवन की गति वाले कौन से हैं? अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती और रेखीय। ये एक ही नाम है, ऐसा भी पूछा जा सकता है पवनानुवर्ती को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमें ध्यान रखना होगा रेखीय भी नाम हो सकता है उसका, अनुदैर्ध्य भी है। नेक्स्ट है बरखान को बरच्छान भी बोलते हैं या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और थर्ड है इसका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जिसको ट्रांसवर्स ड्यून्स भी बोला जाता है। तो हमें याद हो गए पवन गति के अनुसार 3 टाइप्स के हैं, अनुदैर्ध्य हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। अनुदैर्ध्य को पवनानुवर्ती भी बोलते हैं और रेखीय बालू का स्तूप भी बोलते हैं। और सेकंड नंबर का हो गया बरखान यानी बरच्छान या अर्धचंद्राकार भी उसको बोला जाता है। और थर्ड तो अनुप्रस्थ हो ही गया। और फिर उसके बाद आकृति के अनुसार है पैराबोलिक, सीप और तारा। तो आप थोड़ा सा इनको याद रखने का ये तरीका भी हो सकता है कि जो ये सेम से नाम है, जैसे स्टार, सैंड या तारा, सीप, पैराबोलिक, ये कुछ डिफरेंट से नाम है, तो ये आकृति के अनुसार वाले हैं। पैराबोलिक, सीप बालू का स्तूप, तारा बालू। देखिए अगर हम हर चीज़ के लिए ट्रिक अपनाएंगे तो वो फिर हम बाद में भूल जाएंगे उनको। तो उसी टाइम पर हम एक थोड़ा सा एक माइंड में ये सोच लेते हैं, कोई ट्रिकी वे सोच लेते हैं अपने तरीके से कि हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए आप ये थोड़े से डिफरेंट से नाम दिए हुए हैं। और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंगे हम साइंस में पढ़ा करते थे, तो ये एक टाइप के एक तरीके के हो गए हैं। बरखान याद कर लो तो ये तीनों हो गए एक तरीके के। आकृति वाले में सीप, जैसे सीप की आकृति कैसी होती है, तारे की कैसी होती है, पैराबोलिक इसको ऐसे याद कर लो, तो मतलब ये एक तरीके के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराबोलिक है, बरखान है, सीप है, लेकिन इंसेलबर्ग नहीं है। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है। ओके, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। और साथ ही साथ में हमें याद ये भी रखना है कि जो हमने अभी पढ़े थे ये तारा बालू का स्तूप, इनको स्टार सैंड ड्यून्स भी कहते हैं और ये आकृति के अनुसार डिवाइड है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन्होंने। तारा बालू का स्तूप, स्टार सैंड ड्यून्स, हमादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। और तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हल्का सा मुझे कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि इन्होंने, हाँ जी, यहाँ इन्होंने बताया गंगानगर के सूरतगढ़ में, लेकिन यहाँ, हाँ जी, सॉरी मैंने आपको आंसर शायद कुछ अलग बता दिया। आंसर है इसका मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। तारा बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो आपको ध्यान है
डैडी राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले में पूगल के चारों ओर। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों की मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। तो आपने देखा अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बालुका स्तूप के टाइप्स देखे थे। 2 टाइप्स के होते हैं, उनके 3 डिविजन्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि तारा बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, मोहनगढ़, जैसलमेर में, सूरतगढ़, गंगानगर में। अब इन्होंने पूछा है कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है बीकानेर जिले के पूगल के चारों। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो ये स्तूप्स हैं इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है बीकानेर में, गंगानगर में। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार, जिसको कि हम बरखान और बरच्छान भी बोलते हैं, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? दे दिया ना इन्होंने, तो आंसर है इसका बरखान, यानी बरखान, बरच्छान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। इसका भी है बरच्छान। और क्रीसेंट शेप्ड अर्धचंद्राकार सैंड ड्यून्स 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई तक फैले हुए हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालुका स्तूपों का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्न बालुका स्तूप में से सबसे ज़्यादा गतिशील कौन से हैं? तो आपको याद रखना है बरखान जो होते हैं अर्धचंद्राकार वाले, वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और जो कि पाए कहाँ जाते हैं, मतलब बनते कहाँ पर हैं, ये मिलते कहाँ हैं? ये बीकानेर के पूगल के चारों ओर हैं। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, नीमका थाना, सूरतगढ़, लूड़करणसर, करणी माता देशनोक, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर, डिडवाना, ये सब यहाँ मिलते हैं। और यह बालुका स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी 2-3 खासियत हमने ध्यान रख ली। एक तो ये बीकानेर के पूगल के चारों ओर है, एक पवन की गति के अनुसार के ये बालुका स्तूप हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि अर्धचंद्राकार भी कहते हैं इनको, बरखान भी इनका नाम है, सर्वाधिक ये गतिशील हैं। और उसके बाद में क्या पढ़ा हमने कि ये कहाँ किस तरीके के हैं, ये मंद पवनाभिमुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल पर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरच्छान है क्या है? ये रेत का टीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? देखिए कितनी बार कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आंसर है इसका 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आंसर है ओसिया, जोधपुर, भालेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर, लेकिन सीकर में नहीं है, ध्यान रखना है। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबद्ध है? मरुस्थलीय प्रदेश से। सीफ क्या है? सीफ एक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है, ये हमने अभी पढ़ा था। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? पवन की दिशा के समानांतर, ये अभी हम जस्ट अभी पीछे पढ़ के आए हैं, सीप इसका आंसर है। पवन की दिशा के समानांतर, सॉरी वो अलग था, वो अर्धचंद्राकार की बात थी, ये हम सीप की बात कर रहे हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रसदती नदी घाटी में किस प्रकार के बालुका के स्तूप चिन्ह होते हैं? रेखीय पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य पवनानुवर्ती रेखीय बालुका स्तूप यानी लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर ड्यून्स, इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। जोधपुर ग्रामीण एवं बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार है। इन रेखीय बालुका स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनानुवर्ती स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनने सीप वाले स्तूप होते हैं। ठीक है, जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? आंसर है इसका अनुदैर्घ्य, जैसलमेर में अनुदैर्घ्य पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो आंसर है इसका बरखान एवं परवलई। सीप, पवन, विमुख रेखीय आदि अनुदैर्घ्य तथा बरखान, परवलई अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? आंसर है पैराबोलिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालुका स्तूप को, देखिए राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालुका स्तूप को पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप बीकानेर राजस्थान में सर्वाधिक हैं। बीकानेर राजस्थान में पैराबोलिक
बालुका स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। तो ये एक ऐसा बालुका स्तूप है जो संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग नहीं करता। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालुका स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालुका स्तूप हैं पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? आंसर है फलौदी पोखरण। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, सैंडी ड्यून्स फ्री एरिया। मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालुका स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालुका स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलौदी जिले के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। सही कथन का चयन कीजिए। सेकंड ग्रेड 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। 1 और 2 इसमें आंसर हैं सही। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। ठीक है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ये दोनों ही सही आंसर हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे सारी एक भूगर्भीय जलभृत की चौड़ी पट्टी यानी भौगोलिक बेल्ट है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ चांदन नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा कहलाता है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा है चांदन नलकूप को। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है जैसलमेर। आकल गांव जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में कास्ट जीवावशेष पार्क यानी वुड फॉसिल्स पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है और यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। तो ये वाला आप VVI क्वेश्चन में इसको डाल लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। आकल जैसलमेर संबंधित है कास्ट जीवाश्म उद्यान से। ठीक है। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर है? आकल में। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है, शेखावाटी प्रदेश एंड घग्गर का मैदान। ये तीनों ही थार मरुस्थल के भाग हैं, लेकिन बनास का जो मैदान है वो थार मरुस्थल का मैदान नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। व्याख्या, अर्धशुष्क मैदान बांगर प्रदेश का विभाजन। नंबर 1 घग्गर प्रदेश, नंबर 2 नागौरी उच्च प्रदेश, शेखावाटी क्षेत्र और लूनी बेसिन, जिसको गोडवाड़ा प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उसको मिलाकर के हम अर्धशुष्क मैदान बोलते हैं और बांगर प्रदेश बोलते हैं। तो इसमें नंबर 1 है घग्गर क्षेत्र। काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ जिले के सबसे उत्तरी भागों में है, जहां प्राचीन काल से ही घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। नंबर 2 है नागौरी उच्च प्रदेश। समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर। नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंतःप्रवाही है, जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहां वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती हैं, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। सांवर, डीडवाना आदि नमक जिले इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर व रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नागौर से अजमेर के जो मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है उसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। नंबर 3 है शेखावाटी क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाह का मैदान, समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग अंतर प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली क्षेत्र श्रेणी के दक्षिणी पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान है तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी का भूभाग की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतरा प्रवाही हैं, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग
तथा उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और 4 पार्ट है लूनी बेसिन, गोंडवाना प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व इसकी सहायक नदियां बहती हैं। जालौर, सिरोही, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर व जालौर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अववाह क्षेत्र तंत्र के कारण मीठा एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अववाह तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो आंसर है इसका शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ठीक है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृति क्षेत्र का एक भाग है? तो आंसर है इसका पश्चिमी मरुस्थल, बिल्कुल सही। गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन। तो ध्यान रखना है, गौड़वाड़ प्रदेश को लूनी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। गौड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? आंसर है थार पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गौड़वाड़ प्रदेश से। देखिए आप इसी से रिलेटेड 3, 4, 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गौड़वाड़ प्रदेश। गौड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थल का। गौड़वाड़ प्रदेश को कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन। लूनी बेसिन राजस्थान के किस भू आकृतिक क्षेत्र का भाग है? पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था 4 पार्ट्स थे। तो गौड़वाड़ प्रदेश था, शेखावाटी प्रदेश था, गग्गर का मैदान था, लेकिन जोधपुर उच्च भूमियाँ अर्ध शुष्क मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बागन में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है गौड़वाड़ प्रदेश है, नमकीन झीलें हैं, आंतरिक प्रवाह का मैदान है, लेकिन छप्पन का मैदान नहीं है, वो तो दक्षिण में आता है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? 300 से 500 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। बांगड़ राजस्थान में 2 भू क्षेत्रों का वाचक रहा है। बारगढ़ प्रदेश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में बागड़ कहते हैं। और बांगड़ यह अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, पूर्वी चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर व पाली जिले में विस्तृत है। नरहड़, पिलानी, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़ एवं कनाड़ा आदि भूभाग जिले जिसे जिनपाल संकलित खतरगच्छ पट्टावली में बागड़ नाम से बहु से अभिहित किया गया है। देखिए मैं आपको ये बागड़ और बांगड़ मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका बहुत ही आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। देखिए बागड़ और बांगड़, तो आप देखिए जो बागड़ क्षेत्र है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में है, यानी हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में तो बागड़ है, और जो बांगड़ है वो अरावली पर्वत और पश्चिम मरुस्थल के मध्य भाग में है। तो क्या हुआ, हम ये ध्यान देंगे कि जो नीचे वाला भाग है वो तो बागड़ है, लेकिन जो मिड में है और पश्चिम में है यानी सेंटर में लगभग आ रहा है, यानी ऊपर की साइड, वो राजस्थान का बांगड़ प्रदेश है। तो इसको याद रखने का तरीका है, जो बिंदी है, ठीक है, जो ये बिंदी है ये लेडीज़ लगाती हैं, महिलाएं लगाती हैं, और आजकल जो महिलाएं हैं उनको उच्च स्थान दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में उनको माना जा रहा है, उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो एक तरीके से जो बिंदी वाला पार्ट है वो रिस्पेक्ट का सूचक हो गया, तो हम उसको ऊंचा स्थान देते हैं, सम्मानीय बिंदु मानते हैं। तो जहाँ बिंदी लगी वो ऊंचा स्थान हो गया। तो मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भाग हो गया बांगड़, और जो बागड़ जिसमें बिंदी नहीं है वो दक्षिण भाग हो गया। इस तरीके से इस ट्रिक से हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? आंसर है इसका बागड़ बांसवाड़ा, बिल्कुल यही है, अभी मैंने बताया था दक्षिणी भाग है। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए अभी बांगड़ बताया था मैंने, तो सीकर होगा बिल्कुल, चूरू होगा, झुंझुनू होगा, लेकिन राजसमंद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम है अरावली पर्वत। प्रागैतिहासिक काल यानी कार्बोनिफेरस युग
अंगारा लैंड था, टेथिस सागर था, गोंडवाना लैंड था। तो अंगारा लैंड के तो राजस्थान में अवशेष नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में निम्न में से किसके अवशेष अब नहीं हैं। तो हमें ध्यान रखना है अंगारा लैंड के नहीं है। टेथिस सागर के कौन कौन से अवशेष यहाँ पर हैं? वो है मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी राजस्थान में ये मरुस्थलीय भाग और ये पूर्वी मैदानी भाग, ये दोनों ही टेथिस सागर के अवशेष हैं। और तीसरा आता है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला जो कि ये है, और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार, ये किस में आते हैं? ये दोनों ही गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो ठीक है, हमने देखा कार्बोनिफेरस जो युग है या प्रागैतिहासिक काल है वो 3 डिविजन्स में डिवाइडेड था, अंगारा लैंड, टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड, जिनमें से अंगारा लैंड के जो अवशेष हैं वो राजस्थान में नहीं है, और टेथिस सागर के मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, और गोंडवाना लैंड के अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है? अरब सागर तल से, बिल्कुल सही। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो अरावली पर्वतमाला की जो दक्षिणतम बिंदु है वो अरब सागर में स्थित जो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है, वहाँ से इसकी जड़ें आ रही है, और इसी कारण से अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। और इसको याद रखने का भी तरीका है, जैसे हमारे राजस्थान का मैप है तो आपको ध्यान रखना है अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। इसकी भी एक ट्रिक है, हम जैसे अब लिखते हैं तो ये वर्ड याद रख लो अब, तो अब को हम इस तरीके से सीधा लिखेंगे तो आ इधर आता है, वाई इधर आता है, तो अरब सागर इधर हो गया, बंगाल की खाड़ी इधर हो गया। तो अरब सागर की हमें पता है अरावली पर्वतमाला इस तरीके से है, तो अरब सागर के जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है वहाँ इसकी जड़ें मानी जाती हैं, वहाँ से इसकी जड़ें निकल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? तो उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व ये हो गया, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। तो आपने देखा यहाँ तो पतला है, फिर हल्का सा बीच में मोटा, मतलब यहाँ थोड़ा सा मिड में ये मोटा हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ के बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो अरावली श्रेणियों की जो दिशा बढ़ती जाती है, आंसर है उसका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आ चुका है। उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा है, यानी ये भाग सकड़ा, ये थोड़ा सा मोटा, बीच में से पर्वतीय जो स्थान है अजमेर और नागौर की साइड, और उसके बाद में नीचे इसकी जड़ें फैलती जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है? अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? सिरोही से। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से जाती है? उत्तर पूर्व में सिरोही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है? आंसर है 550 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग यानी 10% जनसंख्या में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है और राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी नीमका थाना से खेड़ ब्रह्म सिरोही तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात अरावली पर्वतमाला अनुमानित 21 जिलों, अगर इसमें कोई चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगी, में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है, कितना है याद रखना है, 9.1%। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन काल में। भूगर्भ दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप्स यानी नीस, सिस्ट व ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप्स क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है कि अरावली पर्वत की जो श्रेणी है वो अरावली सुपर ग्रुप्स यानी नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट और दिल्ली सुपर ग्रुप की क्वार्टजाइट, अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी।
कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? प्री कैम्ब्रियन काल में और कल्प में, और उस समय भारतीय जो टेक्टोनिक प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जो ये इंडिया है, इंडिया के मैप में जो ये यूरेशियन प्लेट है और ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये दोनों ही डिवाइड हो रही थी, यानी वो वाली प्रोसेस भी चल रही थी और ये भी चल रही थी। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो यूरेशियन प्लेट से हुई है अलग। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, ये कहाँ? अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में विद्यमान है अरावली पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये किस तरीके की पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। समय के अनुसार ये प्राचीनतम है और वर्तमान में ये अवशिष्ट है। तो ये तीनों ही शब्द आपको याद रखने हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो वलित, प्राचीनतम और अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसको भी आप वीवीआई में डाल सकते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है अरावली। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए, यानी एक तथ्य गलत है, बाकी के 3 सही हैं। तो तथ्य गलत कौन सा है? इसकी लंबाई 820, बिल्कुल गलत। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बाकी का यह है विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में, बिल्कुल सही। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, हमें याद रखनी है, ये भी सही है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ, बिल्कुल, ये राजस्थान और ये हमारा प्रमुख जल विभाजक अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब यानी इधर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी की नदियों को ये अलग करती है, यानी ये नदियाँ इधर आ रही हैं, इसकी नदियाँ इधर जा रही हैं। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है? आंसर है अरावली। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो राजस्थान के थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तरी मध्यवर्ती। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है तथा भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है। ये आपको याद रखना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 4 1 2 4, यानी ये ठीक है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, सही है, बिल्कुल। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जीवनदायिनी सरिताओं यथा बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती आदि की जन्मस्थली है। याद रखना है आपको, बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाएं इनके समानांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोक टोक चली जाती हैं, अतः मानसूनी वर्षा नहीं होती। यानी आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है? जैसे ये राजस्थान है, ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, इधर दक्षिण पश्चिम है, तो इसने कहा है कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है यानी अरब सागर से जो हवाएं आती हैं वो इस तरीके से सीधी निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ कोई रुकाव ही नहीं है तो वो ऊपर हिमालय तक चली जाती हैं, इसलिए यहाँ मानसूनी वर्षा नहीं होती है। और अरावली में सर्वाधिक जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन, ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इस युग में हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? आंसर है इसका 2nd और 4th, यानी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये तो हमने पढ़ा था, प्राचीनतम है, वलित है, अवशिष्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। और उसके अलावा इन्होंने क्या बताया? 4th यानी ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, बिल्कुल इधर से इसी तरीके से तो जा रही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। आंसर इसका है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। अच्छा, अरावली के पूर्वी ढालों पर, यानी ये अरावली हो गई, इसके पूर्वी ढाल ये वाले हो गए, पश्चिमी ढालों की अपेक्षा यानी इधर वाले ढालों की अपेक्षा अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ तो मानसूनी वर्षा होती ही नहीं है, क्योंकि जो अरब सागर से आती हैं जो पवनें वो सीधी निकल जाती है, समानांतर निकल जाती है, बारिश नहीं होती तो यहाँ सूखा होता है, सूखा होगा तो हरियाली नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बारिश होती है, तो इस वजह से यहाँ पर सघन वनस्पति होती है और ये ऊंचाइयों पर वनस्पति विद्यमान है। ये बिल्कुल सही है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर हैं। अरावली की जो पूर्वी ढाल हैं ये वाले अधिक मानसूनी, बिल्कुल सही बात है, तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर हैं। बिल्कुल, ये ढालयुक्त भी हैं और तीक्ष्ण भी हैं, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? आंसर है दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? आंसर है सिरोही में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार अजमेर के अंदर है। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अजमेर में है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, विंध्यन खंड नहीं है, आबू खंड है, जयपुर खंड है, अलवर खंड है। अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग, उत्तरी अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली से और दक्षिणी अरावली। देखिए ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ठीक है। इसमें आप देखिए उत्तरी अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र और ये हो गया दक्षिणी अरावली क्षेत्र। तो इसके बारे में बता रहा है कि जो उत्तरी अरावली क्षेत्र है वो जयपुर से और खेतड़ी नीम के थाना तक है। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावाटी एवं सीकर की तोरावाटी पहाड़ियाँ तथा जयपुर, नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा और अलवर की पहाड़ियाँ, भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास आदि सम्मिलित है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रम से ध्यान रखना है, सबसे पूछ लेते हैं कई बार, अरावली पर्वत उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे जो उच्च शिखर है वो रघुनाथगढ़, सीकरगढ़, खो जयपुर ग्रामीण और बहराइच अलवर और बरवाड़ा जयपुर है। और मध्य अरावली जो क्षेत्र है वो अजमेर से राजसमंद तक है। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। मध्य अरावली क्षेत्र शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ, मध्य अरावली क्षेत्र मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ सावर झील से झुंझुनू में सिंघाना तक। दक्षिणी अरावली क्षेत्र राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, आबू आरबुद पर्वत विस्तार अचलगढ़ सिरोही में, मेवाड़ अरावली विस्तार उदयपुर राजसमंद। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? तो इसका आंसर है अचलगढ़, ठीक है। दक्षिण अरावली में कौन सी चोटी हो गई इसकी? अचलगढ़ हो गई। ये रघुनाथगढ़ ये तो सबसे ऊपर थी, तारागढ़ अजमेर में थी, नागपाड़ी ये नागौर में थी, तो ये हो गई अचलगढ़ दक्षिण में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है नाग पहाड़ नहीं है उत्तरी अरावली से रिलेटेड। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है सांबर क्षेत्र है। भानगढ़, बिलाली, सिरावास श्रेणियाँ स्थित हैं उत्तरी अरावली में। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, इसका आंसर है 3 2 1 4 यानी 3 2 1 4। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर, अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर, बौराट क्षेत्र उदयपुर और दक्षिणी अरावली सिरोही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर है इसका दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं और आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां सेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर हैं। तो आज हम ये काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका जो 3rd पार्ट है इस वाले टॉपिक का भौतिक विभाजन का, हम उसको 3rd पार्ट में कंप्लीट करेंगे।
आज के लिए इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और वीडियोज़ में तो ये बोल नहीं पाई थी, जिससे आपके पास और बेल नोटिफिकेशन है उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आ सके। और आपको जो भी इसमें कमी लग रही है वो भी आप प्लीज़ मुझे बताएं, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे बताएं। थैंक यू।